हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये 17 फरवरी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और 17 फरवरी के दिन बिल्कुल हूबहू यही प्रश्न आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक ऐसा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सी बटा ए होता है। तो यहाँ पे बस आपको सी का मान रखना है, यहाँ पे ए का मान रखना है। तो सी और ए का मान आएगा कहाँ से, तो इस बहुपद से आएगा। जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए होता है और जो केवल एक्स में गुणा करता है वो बी होता है और जिसमें एक्स नहीं रहता है वो सी होता है। तो यहाँ पे सी का मान 2 है और ए का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है, तो ए का मान 1 है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहाँ पे देखिए सी का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2 और ए का मान कितना है, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, 2/1 का अर्थ क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया 2। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अपरिमेय नहीं है और फाइनल बोर्ड परीक्षा में एक ऐसा प्रश्न 100% रहता है। तो इसे आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। जब भी किसी संख्या में रूट रह जाता है वो अपरिमेय हो जाता है और रूट से बाहर जब संख्या निकल जाता है तो वो परिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा, ये रूट से बाहर निकल जाएगा और 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, तो ये दोनों रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें रूट रह जाएगा, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा और 70 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसमें रूट रह जाएगा, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे रूट 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें भी रूट रह जाएगा, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और बिल्कुल आप लोग 30 प्रश्नों को देख के जाइएगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में। अगर आप लोग देख के जाइएगा तो बहुत सारे प्रश्न हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। 30 में से 30 भी प्रश्न लड़ सकता है। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि एपी 10, 12, 14 डॉट डॉट का 12वां पद ज्ञात करें। यहाँ पे आपको 12वां पद निकालना है इस एपी का। तो एपी का 12वां पद का यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो 12वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस 11d होता है, एक कम करके लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको a का मान रखना है, यहाँ पे d का मान रखना है। तो a क्या होता है, तो एपी का प्रथम पद होता है। तो यहाँ पे प्रथम पद कितना है, 10 है, यानी a का मान 10 निकल गया। और d का मान कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है, 12 है, इसमें से 10 पहला पद घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। बस यहाँ पे आपको यहाँ पे a का मान रख देना है, यहाँ पे d का मान रख देना है। तो a का मान 10 है, तो यहाँ पे रख देंगे 10, प्लस है तो प्लस 11 है, तो 11 और d का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। सबसे पहले आपको गुणा करना है, उसके बाद जोड़ना है। तो 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 में 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी 12वां पद कितना निकल गया, 32 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि 5 + 8 + 11 डॉट डॉट का 20 पदों का योग निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और फाइनल बोर्ड परीक्षा में योग निकालने के लिए भी आता है, तो इसे आपको ध्यान से देखना है। योग का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, d होता है। तो यहाँ पे 20 पदों का योग निकालना है, यानी n का मान 20 है
और ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ पे एपी का प्रथम पद 5 है तो ए का मान यहाँ पे 5 हो गया। और डी का मान कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है, तो दूसरा पद 8 और पहला पद 5, इसे घटा लेंगे तो 8 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो एस एन बराबर यहाँ पे एन का मान 20 है तो यहाँ पे लिख देंगे 20/2, यहाँ पे 2 और ए का मान कितना है 5 है तो यहाँ पे रख देंगे 5 और n का मान 20 है तो यहाँ पे लिख देंगे 20 और -1 है तो -1 और d का मान 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब यहाँ पे देखिए एस एन बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा तो 10 इंटू यहाँ पे देखिए 2 पचे कितना हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पे देखिए 20 में से 1 घटा 19 और यहाँ पे गुणे 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब यहाँ पे देखिए एस एन बराबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस, अब यहाँ पे इसे गुणा कर लीजिए 19 यहाँ कितना होता है 57 होता है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा एस एन बराबर 10 इंटू यहाँ पे देखिए 10 में 57 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एस एन बराबर 10 और ब्रैकेट टूटेगा तो क्या आएगा, गुणा का चिन्ह आएगा और यहाँ पे 67 है तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 67 में 10 से गुणा करेंगे तो 670 हो जाएगा, यानी योग कितना निकल गया 670 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं का मौसा 25 और लसा 50 है तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे दो संख्याओं का मौसा कितना दिया है 25 दिया है और लसा कितना दिया है 50 दिया है, तो बोल रहा है कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा और गुणे मौसा होता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है, यानी इन दोनों का मान एक साथ में निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और यहाँ पे देखिए लौसा का मान कितना है, तो लौसा का मान यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे रख देंगे 50 और मौसा का मान कितना है तो 25 है तो यहाँ पे लिख देंगे 25। अब यहाँ पे देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का आपको मान निकालना है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल का मान निकालना है। तो 25 पाँचे कितना होता है 125 होता है और यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे लिख देंगे 0। तो यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना निकल गया 1250 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो जो संख्या रूट से बाहर निकल जाएगा वो परिमेय हो जाएगा और जो संख्या रूट में रह जाएगा वो अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट 11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे रूट 15 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे रूट 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3 हो जाएगा तो ये परिमेय हो जाएगा। यहाँ पे रूट 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो सी वाला अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का एक रूप है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 100% आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक सम संख्या का रूप है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए आपको क्या करना है कि m के जगह पे आपको 1 रख के चेक करना है। अगर सम आएगा तो सम संख्या का रूप होगा, अगर विषम आएगा तो विषम संख्या का रूप होगा। तो यहाँ पे हम m के जगह पे 1 रख देते हैं और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 एक विषम संख्या है तो m+2 विषम संख्या का एक रूप है। अब हम यहाँ पे बी वाला ऑप्शन चेक करेंगे, 2 है तो 2 और m के जगह पे हम 1 रखेंगे, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। अब यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये भी विषम संख्या का एक रूप है। यहाँ पे देखिए 2 गुणे m के जगह पे 1 रखेंगे तो 2 एकम कितना होगा 2 हो जाएगा। तो ये एक सम संख्या का रूप हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का एक रूप है, तो 2m है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा और एक ऐसा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% रहेगा।
तो इसे बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा और 2 से 48 बार में कटेगा, और 2 से 48 कितना बार में कटेगा, 24 बार में कटेगा, और 2 से 24 12 बार में कटेगा, और 2 से 12 6 बार में कटेगा, और 2 से 6 3 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 2 कितना बार आया है, 5 बार आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 के पावर 5, और 3 कितना बार आया है, 1 बार आया है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 के पावर 5 गुणे 3 होगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि यदि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया है, तो यहाँ से आपको थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले 4 इधर गुणा कर रहा है, तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा। अब स्क्वायर को आपको क्या करना है, बराबर के उधर भेजना है। तो स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये रूट में ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे रूट 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ से आपको साइन को हटाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि साइन कितने डिग्री का मान रूट 3/2 होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान रूट 3/2 होता है। तो रूट 3/2 की जगह पे हम साइन 60 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। थीटा बराबर कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि 3 + √3 - √3 निम्न में से कौन सी संख्या है। ए ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 3 + √3 - √3 कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे अगर किसी भी संख्या में रूट रह जाता है वो अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, एक प्लस में √3 है, एक माइनस में √3 है, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। और 3 कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है, इसीलिए 3 + √3 और यहाँ पे -√3 परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये 30 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो दो हम यहाँ पे सम संख्या लेते हैं, 2 और 4। 2 और 4 दोनों लगातार सम संख्या है। तो इसका जब हम मौसा निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, तो यहाँ पे इसका मौसा कितना निकल गया, 2 निकल गया। एक और ले लेते हैं 4 और 6, ये भी दो क्रमिक सम संख्या है, इसका भी हम मौसा निकाल के देख लेते हैं। 4 एकम कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी मौसा कितना निकल गया, 2 निकल गया। यानी दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जो अभाज्य संख्या होता है, यहाँ पे देखिए जो एक होता है, ना ही ये अभाज्य संख्या होता है ना ही ये भाज्य संख्या होता है, इसे आपको याद रखना है। और यहाँ पे 2 देखिए, ये 1 और 2 के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे
पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे 3 देखिए 1 से कटेगा और नहीं तो खुद 3 से कटेगा, ये अन्य संख्या से नहीं कटेगा तो ये भी अभाज्य संख्या होगा। और यहाँ पे 4 देखिए ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो ये 1 और खुद के सिवा 2 से कट रहा है तो ये क्या होगा, भाज्य होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। इसे आपको याद रखना है, ये फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन विषम संख्या को निरूपित करता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विषम संख्या को निरूपित करता है। तो हम आपको बताए हैं कि m के जगह पे आपको क्या करना है कि 1 रख के चेक करना है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 और m के जगह पे 1 रख देंगे तो 2 एकम कितना होगा, 2 होगा। तो 2 सम संख्या को निरूपित करता है, इसीलिए 2m भी सम संख्या को निरूपित करेगा। यहाँ पे देखिए 4 गुणे m के जगह पे 1 रख देंगे तो ये भी 4 आ जाएगा, ये भी सम संख्या है तो ये भी सम संख्या को निरूपित करेगा। यहाँ पे देखिए 6 है और m के जगह पे 1 रखेंगे तो 6 एकम 6, ये भी सम संख्या है तो 6m भी सम संख्या को निरूपित करेगा। यहाँ पे देखिए 3 और m के जगह पे 1 रखेंगे तो ये 3 होगा। 3 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है तो यहाँ पे 3m विषम संख्या को निरूपित करेगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 हो तो एपी के प्रथम 3 पद निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए प्रथम पद ए दिया हुआ है, यानी प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं तो ए का मान यहाँ पे 2 दिया हुआ है और सार्व अंतर यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यानी डी का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि एपी के प्रथम 3 पद यानी पहला पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है और तीसरा पद निकालना है। तो पहला पद का फॉर्मूला ए होता है और दूसरा पद का फॉर्मूला ए प्लस डी होता है और तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 2d होता है। तो बस यहाँ पे आपको मान रख देना है, ए का मान 2 है तो यहाँ पे पहला पद निकल गया और ए का मान 2 है और डी का मान 3 है। यहाँ पे ए का मान 2 है और डी का मान यहाँ पे कितना है, 3 है। अब यहाँ पे देखिए 2 और 3 कितना होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी पहला पद 2, दूसरा पद 5 और तीसरा पद 8 हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि 3x² प्लस 2x माइनस 1 का विवेचक ज्ञात करें। यहाँ पे आपको इसका विवेचक निकालना है और एक ऐसा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा, इसे बिल्कुल आप लोगों को ध्यान से देखना है। यहाँ पे विवेचक निकालना है तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, तो b² माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पे आपको b का मान रखना है, यहाँ पे a का मान रखना है और यहाँ पे c का मान रखना है। तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है, जो x में गुणा करता है वो b होता है और जिसमें x नहीं रहता है वो c होता है। तो यहाँ पे c का मान -1 है और b का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 है और a का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ पे b का मान 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 और a का मान 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और c का मान -1 है तो यहाँ पे लिख देंगे -1 और उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 तियां कितना हो जाएगा, 12 और 12 में 1 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी विविधकर कितना निकल गया, विवेचक कितना निकल गया, 16 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में यदि DE समानांतर BC है तब x का मान आपको क्या करना है, निकालना है। ये एक त्रिभुज है ABC और इसमें क्या है कि जो ये DE है ये BC के समानांतर है तो इस x का मान निकालना है। तो जब भुजा आपस में क्या होती है, समानांतर होती है, जब यहाँ पे देखिए दो भुजाएं आपस में समानांतर होती है किसी त्रिभुज की तो भुजाएं क्या हो जाती हैं, अनुपातिक हो जाती हैं आमने सामने की। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, AD बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे DB हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं AD बट्टा DB। और एक ऐसा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% रहेगा तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए AE बट्टा क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिए AE बट्टा यहाँ पे EC। अब यहाँ पे देखिए AD का मान कितना है, 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और DB का मान 16 है तो यहाँ पे लिख देंगे 16 बराबर है। तो बराबर AE का मान कितना है, 34 है तो यहाँ पे लिख देंगे 34
और इसी का मान 17 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 17। और यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर ये कट रहा है तो कटा दीजिए, 17 कम 17, 17 दूनी 34, तो यहाँ पे x बट्टा यहाँ पे 16 बराबर 2/1। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिरछा तिरछी गुणा करना है, तो x में 1 से गुणा होगा तो x हो जाएगा, और 16 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा, यानी x का मान 32 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, यदि L समानांतर M हो तो D का मान ज्ञात करें। यहाँ से आपको D का मान निकालना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो D का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे दो रेखाएं आपस में समानांतर हैं, तो जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटता है तो एक ही ओर के बना अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं 3D प्लस यहाँ पे 50 डिग्री, और प्लस दूसरा कोण कितना है, तो 2D प्लस 20 डिग्री है। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए 3D और 2D कितना हो जाएगा, 5D हो जाएगा, और यहाँ पे 50 डिग्री और 20 डिग्री कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, और बराबर के उधर 180 डिग्री है, तो 70 डिग्री इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके घटा देगा, यानी 5D बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री हो जाएगा। तो 5D बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 70 घटेगा तो 110 डिग्री बचेगा। तो अब यहाँ पे आपको D का मान निकालना है, तो 5 इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाके भाग करेगा, यानी D बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री बट्टा 5 हो जाएगा, कटा दीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी D बराबर कितना निकल गया, 22 डिग्री निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, और तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद 3x² माइनस 4x प्लस 5 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। और ये प्रश्न 100% आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, तो इसे बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/c होता है। तो यहाँ पे आपको b का मान रखना है, यहाँ पे c का मान रखना है। तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है, जो x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x का मान नहीं रहता है वो c होता है। तो यहाँ पे x नहीं है तो ये c का मान है, तो c का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। और b का मान कितना है, -4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -4। यहाँ पे आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है। यहाँ पे देखिए पहले से माइनस है और b का मान कितना है, -4 है, तो यहाँ पे माइनस, और b का मान यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -4, और c का मान यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मान निकल गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर 4/5। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3अल्फा प्लस 3बीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे 3अल्फा प्लस 3बीटा का मान निकालना है, तो ये तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों में 3 कॉमन है तो 3 को बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पे आपको b का मान रखना है, यहाँ पे a का मान रखना है। जो x² में गुणा करता है वो a, और जो x में गुणा करता है वो b, और जिसमें x नहीं रहता है वो c होता है। तो यहाँ पे a का मान कितना है, तो x² में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। और b का मान कितना है, -4 है, और c का मान 3 है।
तो यहाँ पे 3 है तो 3, और यहाँ पे माइनस है और b का भी मान माइनस में है तो माइनस माइनस ये +4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए a का मान कितना है 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1 3 गुणे, और यहाँ पे 4/1 का अर्थ हुआ 4, तो यहाँ पे 4 तियां कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का है। ए ऑप्शन है एक हल, बी ऑप्शन है अनंत हल, डी ऑप्शन है कोई हल नहीं, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको a1/a2 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला समीकरण में जो x में गुणा करता है वो a1, जो y में गुणा करता है वो b1, और जिसमें x y कुछ भी नहीं रहता है वो c1, और दूसरे वाले समीकरण में जो x में गुणा करता है वो a2, जो y में गुणा करता है वो b2, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो c2 होता है। तो यहाँ पे a1 का मान 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और a2 का मान 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। ये कट रहा है तो कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी यहाँ पे आ गया 1/2। अब हम यहाँ पे b1/b2 निकालेंगे तो b1 का मान कितना है 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और b2 का मान 6 है तो यहाँ पे लिख देंगे 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी यहाँ पे भी आ गया 1/2। तो यहाँ पे आपको c1/c2 निकालना पड़ेगा। तो c1 का मान कितना है 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और c2 का मान कितना है 15 है तो यहाँ पे लिख देंगे 15। तो 5 एकम 5, 5 3 15, तो यहाँ पे 1/3 आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं a1/a2 = b1/b2 है, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। तो क्या होता है, इसका कोई भी हल नहीं होता है, आलेख समानांतर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन x - 2y = 0 तथा 3x + 4y = 10 का हल है। इसमें से आपको x y का मान निकालना है इस समीकरण से। तो अगर आप लोग समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ऑप्शन रख के चेक कर लेना है, x का मान 2 रख देना है और y का मान यहाँ पे 1 रख देना है। अगर 0 आ जाएगा तो सही है, तो x का मान 2 है तो यहाँ पर रख देंगे 2, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे 2 है तो 2, और y का मान कितना है 1 है तो यहाँ पे 1 बराबर के उधर 0 है। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, माइनस 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 2 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा, 0 बराबर 0, यानी ये सेटिस्फाई कर गया। अब इसमें भी चेक कर लीजिए, 3 गुणे यहाँ पे देखिए x का मान 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस यहाँ पे y का मान कितना है 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और बराबर के उधर 10 है तो 10, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए y का मान 1 है तो यहाँ पे रख देंगे 1, तो यहाँ पे देखिए 4 एकम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे देखिए 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 बराबर 10 हो जाएगा, यानी ये सेटिस्फाई कर गया। तो ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आप लोग को ऑप्शन से बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि x + 6y = 15 जहां y = 2 है तो x का मान ज्ञात करें। यहाँ पे x + 6y = 15 दिया है और यहाँ पे y = 2 दिया है, तो x का मान निकालना है। तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, 6 गुणे यहाँ पे y का मान कितना है 2 है तो यहाँ पे रख देंगे 2, 15 है तो यहाँ पे 15, x + 6 दूना कितना हो जाएगा 12, और बराबर के उधर 15 है। अब यहाँ पे आपको x का मान निकालना है तो 12 इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके घटा देगा, नहीं x बराबर क्या हो जाएगा 15 - 12 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती होगा। यहाँ पे जब दोनों समीकरण संपाती हैं तो a1/a2 = b1/b2 और बराबर यहाँ पे c1/c2 होगा। तो यहाँ पे आपको मान रखना है ये a1 है और ये b1 है और ये c1 है और ये a2 है और ये b2 है और ये c2 है। तो यहाँ पे a1 का मान कितना है, तो x में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है। और a2 का मान कितना है 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और b1 का मान 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और b2 का मान यहाँ पे k है तो यहाँ पे लिख देंगे k, और c1 का मान 7 है तो यहाँ पे लिख देंगे 7, और c2 का मान 14 है तो यहाँ पे लिख देंगे 14। इसको भी बराबर करके निकाल सकते हैं और इसको भी बराबर करके निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पे पहले वाले को बराबर
बराबर करते हैं तो 1/2 बराबर 2/k। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिरछा तिरछी गुणा, तो k में 1 से गुणा होगा तो k और 2 दूना 4, यानी k का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री का मान निकालना है। तो यहाँ पे आपको साइन 60 डिग्री का मान रखना पड़ेगा, तो ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2 और यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे दे देंगे इंटू, और यहाँ पे आपको कॉस 30 डिग्री का मान रखना है। तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। यहाँ पे देखिए √3 में √3 से गुणा हो जाएगा तो √9, और बट्टा के नीचे 2 दूना 4 प्लस 1 में 1 से गुणा होगा तो 1, और नीचे 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे √9 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, 3 हो जाएगा, और बट्टा के नीचे 4 है तो 4, और यहाँ पे 1/4 है तो 1/4, 4 4 का लघुत्तम 4, तो यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा, और 3 + 1 कितना होता है, 4/4 होता है, तो ये एक बार में कट जाएगा, यानी इसका मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है एवं AD/DB बराबर 3/5, यदि AE बराबर 6 सेंटीमीटर है तो इसी का मान आपको क्या करना है, निकालना है। एक त्रिभुज ABC है जिसमें यहाँ पे देखिए DE समानांतर BC है, तो यहाँ पे लिख दिए DE समानांतर BC। इसमें AD/DB, यहाँ पे देखिए AD का मान कितना है, 3 है, और यहाँ पे DB का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। और यहाँ पे देखिए AE का मान कितना है, AE का मान 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। तो बोल रहा है कि इस EC का मान आपको निकालना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, भुजा अनुपातिक हो जाएगा, AD/ क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, AE/EC हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिए AE/EC। उसके बाद यहाँ पे देखिए AD का मान 3 है तो 3, और BD का मान 5 है तो यहाँ पे 5, AE का मान 6 है तो यहाँ पे 6, और EC का मान आपको निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 में EC से गुणा होगा तो 3 EC हो जाएगा, और 6 × 5 इधर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो EC का मान निकालना है, तो 3 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाके भाग करेगा, यानी EC बराबर हो जाएगा 30/3, तो ये 10 बार में कट जाएगा। तो EC बराबर कितना निकल गया, 10 सेंटीमीटर निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि √10 × √15 बराबर है। यहाँ पे आपको बताना है कि √10 × √15 किसके बराबर है, तो इन दोनों में गुणा करा दीजिए। तो √10 में √15 से गुणा करेंगे तो √150 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, तो 2 से ये 75 बार में कटेगा, और यहाँ पे देखिए 3 से कितना बार में कटेगा, तो ये 25 बार में कटेगा, और 5 से 25 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 × 3 × 5 × 5 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 5 का जोड़ा लग रहा है, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 और 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो ये रूट के अंदर रह जाएगा, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 5√6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि यदि तीनों बिंदु संरेखी हो तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे आपको बताना है कि यदि तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है, तो इससे बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब तीनों बिंदु संरेखी हैं यानी एक सीध में है तो त्रिभुज नहीं बनेगा, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। तो 30 नंबर प्रश्न है कि वर्ग अंतराल 110 और 130 का वर्ग ची निकालना है। तो वर्ग ची कैसे निकलता है, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के उसमें 2 से भाग लगा देते हैं। तो 110 निम्न सीमा है और 130 उच्च सीमा है, इन दोनों को जोड़ के इसमें 2 से भाग लगा देंगे। तो 110 और 130 कितना हो जाएगा, 240/2 हो जाएगा, और ये कितना बार में कट जाएगा, 120 बार में कट जाएगा। तो वर्ग चिन्ह कितना निकल गया, 120 निकल गया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि cos 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।